सृष्टि ओझा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सृष्टि, जिन रिकॉर्ड्स का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि यार आप प्रोसीडिंग्स का हिस्सा भी थी, आपने तो डिटेल्ड ऑर्डर सुना भी है, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने इस फैसले के बारे में, क्या टिप्पणियां विशेष तौर पर? जी बिल्कुल, कोर्ट ने काफ़ी एक डिटेल्ड ऑर्डर हमने देखा कोर्ट ने दिया, क्योंकि जैसा कि हमें पता है 7 आरोपियों की बेल याचिका कोर्ट के सामने थी। उनमें से 2 आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को कोर्ट ने बेल देने से मना किया है, लेकिन बाकी जो 5 आरोपी थे उनको कुछ कंडीशंस लगा के बेल देने के लिए बेल पे रिहा करने की अनुमति दी है। लेकिन कोर्ट ने बहुत ही डिटेल में हमें जो आज अपने ऑर्डर में एक्सप्लेन किया वो ये है कि जो हम नॉर्मल केसेस देखते हैं आईपीसी के अंडर, जो आरोप है उसके लिए जब लोग जेल में होते हैं और उनकी बेल याचिका जब डिसाइड करनी होती है, तो उसका जो एक उसका असेसमेंट अलग तरीके से होता है, और जिस तरीके से यूएपीए के केसेस में कोर्ट्स बेल देना है या नहीं देना ये तय करते हैं, वो बहुत ही अलग तरीके से तय किया जाता है। कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट ने यूएपीए एक्ट, टेररिस्ट एक्ट्स के साथ डील करने के लिए यूएपीए एक्ट को एक बहुत ही क्लियर तौर पे अलग तरीके से फ्रेम किया है। पार्लियामेंट का इंटेंशन इस कानून को बनाते वक्त क्या था, देश की जो सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करने का था, और ये चीज कोर्ट्स को बेल प्लीज डिसाइड करते वक्त दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। साफ तौर पे कोर्ट ने यह भी कहा कि जब ऐसे केसेस कोर्ट के सामने आते हैं तो कोर्ट को क्या करना होता है, जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है, जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है, जो मटेरियल प्रोसिक्यूशन ने, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा है, कोर्ट को उसे एग्जामिन करना है। हर एक आरोपी का जो रोल है उसे देखना है, और उसके हिसाब से ये तय करना है कि क्या इन लोगों का जेल में रहना सही है या नहीं। प्रोसिक्यूशन के मटेरियल के बेसिस पे कोर्ट को इस सवाल का जवाब देना है कि क्या एक फेस वैल्यू पे प्राइमा फेसाई जो ऑफेंसेस, जो आरोप इनके खिलाफ लगाए गए हैं, क्या उन्होंने वो किए हैं या नहीं। उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर प्रोसिक्यूशन, अगर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट देखी जाए, जो भी मटेरियल कोर्ट के सामने रखा गया है वो देखा जाए, तो लगता है कि एक प्राइमा फेसाई अभी की स्टेज पे तो यही देखने में आ रहा है कि हाँ, उमर खालिद और शर्जील इमाम का वो रोल था जो दिल्ली पुलिस अपने केस में बताना चाह रही है। स्पेशली अगर हम ऑर्गेनाइज जो प्रोटेस्ट है उसे ऑर्गेनाइज करने की बात करें, जो दिल्ली रायट्स हैं वो कॉन्स्पिरेसी को ऑर्गेनाइज करने की बात करें, उसको फैसिलिटेट करने की बात करें, उमर खालिद और शर्जील इमाम का प्राइमा फेसाई रोल था, इसीलिए उन्हें बेल नहीं दी गई है। एक और चीज इस पे कोर्ट ने साफ खास तौर पे गौर किया है वो ये है कि जब ऐसे मामलों में, कॉन्स्पिरेसी के मामलों में यूएपीए एक्ट के अंदर काफी सारे अक्यूज्ड होते हैं, तो जस्ट बिकॉज एक इंसान को बेल दी जा रही है इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी लोग भी उस बेसिस पे बेल मांग लें। संजय भी हमारे साथ है। सृष्टि, आऊंगी आपके पास। यूएपीए जो एक्ट कानून है संजय, इसके आधार पर जमानत मिलना देखिए इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये जो ट्रायल में देरी हो रही है, अभी तक जो है क्राइम चार्ज नहीं किया गया है, तो ये सब, इन सब चीजों में देरी हो रही है, क्या इसको लेकर भी कोर्ट में किसी तरह की टिप्पणी हुई? कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर, इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और कोर्ट ने ये कहा है कि जो चार्जशीट में जो तमाम चीजें, जो सबूत और दस्तावेज, दलीलें दी गई हैं, उससे कोर्ट सहमत है, और कोर्ट को लगता है प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है कि ये सारे लोग इस पूरी साजिश का हिस्सा थे, इन्होंने साजिश की। और जो प्रोसिक्यूशन का ये दावा और दलील है कि ये देश की संप्रभुता, अखंडता और पब्लिक ऑर्डर, उसको खतरे में डालने वाली साजिश थी, कोर्ट ने उससे इत्तेफाक जताया है। लिहाजा इन दोनों लोगों को अभी जेल में ही रहने की बात कही है, जब तक जो संरक्षित गवाह हैं, जिनको सुरक्षा मिली हुई है, उनके बयान, उनके एग्जामिनेशन पूरा ना हो जाए, तब तक ये जेल में रहेंगे। उसके बाद ये चाहें तो कोर्ट ने यह भी समय सीमा दी है कि कितने दिनों में, साल भर के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, और ये चाहें तो निचली अदालत को जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं, नई दलीलों के साथ नई अपील दाखिल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का निचली अदालत में होने वाली सुनवाई और इनकी दाखिल की हुई अपील पर कोई असर नहीं होगा। वो मेरिट के आधार पर फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे। तो ये तमाम चीजें तो कही हैं, लेकिन कोर्ट ने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं कि जो लोग इस तरह की घटनाओं में स्पष्ट रूप से शामिल हैं, उनको राहत नहीं दी जा सकती, उनके नागरिक अधिकारों के मुकाबले
देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता, अखंडता और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की बातें वो ज्यादा आवश्यक हैं एक नागरिक के नागरिक अधिकारों के मुकाबले, क्योंकि वो नागरिक इस मामले में अक्यूज भी है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देना, जिसने डायरेक्ट हाथ रहा जिसका इस पूरे दंगे की साजिश में, उसे, और जिन लोगों ने मदद की जाने या अनजाने में, ये तो ट्रायल से तय होगा कि उन लोगों ने मदद की, कितनी की, जानते हुए की, बिना जाने की, तो ये तो ट्रायल बताएगा। लिहाजा सबको अभी एक ही तराजू पर रखकर तौल देना ये न्याय की तुला का काम नहीं है। न्याय की तुला ये करती है कि जिन लोगों प्राइमा फेसाई जिनके अपराध बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं, उन सारे लोगों के साथ सख्ती की जाए, दूसरे लोगों के साथ राहत बरती जाए। बाकी ये निर्णय करना निचली अदालत का काम है, ट्रायल हो जाए उसके बाद। तो ऐसे में कोर्ट ने कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींच दी है और ये बताया है कि आतंकवादी साजिश, आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी कृत्य सिर्फ वही नहीं होते कि आप गोलियों से भून दें या किसी की हत्या कर दें, बल्कि आप पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करते हैं और साथ ही एसेंशियल सर्विसेज को बाधित करते हैं। ये भी आतंकी गतिविधियों के अंदर आएगा। संजय, जब भी किसी भी अक्यूज को फ्रेम किया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेड चीजें होती हैं जो उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ भी होंगी जाहिर तौर पर, लेकिन कुछ अनडॉक्यूमेंटेड चीजें भी होती हैं जिसको भी कई बार कोर्ट काफी ज्यादा कंसिडरेशन देता है। और आज जैसा कि आप बता ही रहे थे कि कोर्ट ने कहा है कि देश सर्वोपरि है, आपके नागरिक अधिकार बाद में आते हैं, और अगर आप कोई दंगा भड़का रहे हैं तो वो भी टेररिस्ट एक्ट के अंदर ही आता है। बिल्कुल, इसमें कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने न केवल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिए, मोबाइल फोन की, उनके मोबाइल फोन से भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट भी दिखाया, उनको वीडियो क्लिप्स भी दिखाई जिसमें वो लोगों को भड़का रहे हैं और भाषण कर रहे हैं। उस पर अक्यूज ने कहा भी कि ये तो आसाम का भाषण था, ये यहाँ का नहीं था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और ये बताया कि ये किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, इनका हाथ था। और जाहिर है कि अदालत ने जिस तरह से निर्णय दिया है उसमें प्रोसिक्यूशन की दलीलों से अदालत सहमत है। लिहाजा कोर्ट ने ये जरूर कहा कि जिन लोगों का सीधा सीधा हाथ है उनको उनके साथ कोई मुरव्वत नहीं की जा सकती है, लेकिन जिनका ट्रायल में हाथ होना ट्रायल से तय होगा उन लोगों को फिलहाल राहत दे दी है। संजय, जिस तरह से बचाव पक्ष या उमर खालिद या शर्जील इमाम की जो वकील हैं वो बार बार अपनी दलील में यही कह रहे हैं कि इतने सालों से बिना अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, आधिकारिक तौर पर आरोप भी तय नहीं हुए, इन सब के बावजूद 5 साल से लगभग वो जेल में है। ये सारी दलील जो वो दे रहे हैं, कोर्ट ने यूएपीए के तहत इसको ना माना है, या फिर और केसेस में ऐसा हो जाता है कि अगर आप लंबे समय से जेल में हैं तो आपको जमानत मिल जाए? ये यूएपीए की भी भूमिका है इसमें। यूएपीए को भी कोर्ट ने आधार माना है, साथ ही कोर्ट ने जो न्याय प्रक्रिया है, जो जस्टिस सिस्टम है, उसको भी उसके भी सिद्धांतों को इसमें शामिल किया है कि सबको एक तराजू पर नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो अब तक धुंधली थी, कोर्ट ने अपने इस निर्णय से उसको स्पष्ट कर दिया है और ये बताया है कि सबको एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते हैं। जिसकी जितनी गंभीरता है अपराध में उसके साथ उतनी सख्ती बरती जाए, और जो जितना लीनियंट है, यानी जो जाने अनजाने में कर रहा है, ये ट्रायल तय करेगा कि उसकी साजिश में उसकी भूमिका कैसी थी, क्यों थी, कहां थी, कितनी थी। ये सारी चीजें ट्रायल से तय होंगी। लिहाजा कोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल होगा तब होगा, फिलहाल इनको बाहर किया जाए, जेल से बाहर किया जाए, चूंकि ये 5 साल से जेल के अंदर बंद है। लेकिन जिन लोगों की स्पष्ट भूमिका प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया जिनके खिलाफ सबूत से अदालत संतुष्ट दिखी है, तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों के साथ फिलहाल कोई मुरव्वत नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा संजय, लगातार इन दोनों के खिलाफ हाई कोर्ट में भी मामला चला, निचली अदालत में भी मामला चला, उन सारे फैक्टर्स को आज कोर्ट ने अपने इस फैसले में शामिल रखा है। जाहिर तौर पर जो ऑब्जर्विंग हाई कोर्ट में हुई होंगी वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन पर काम किया जाता है, उनको ध्यान में रखा जाता है। लेकिन ऐसी क्या टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने की जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से अलग थी?
लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से अलग टिप्पणी जो मैंने बताया कि आतंकवादी घटनाओं को परिभाषित किया, साथ ही ये कहा कि सबको, चूंकि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने सबको एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर रखा और सबको एक साथ ही बेल डिनाई कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सबसे अलग टिप्पणी ये की जिसमें उन्होंने कहा कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं किया जा सकता है। जिसके अपराध की गंभीरता जितनी ज्यादा होगी, जिसका इंटेंशन और मेंटलिटी अपराध करने की होगी, उनके साथ हम कोई मुरवत नहीं करेंगे। न्याय शास्त्र भी यही कहता है, जिसके अपराध का जो फोर्स है वो जितना ज्यादा है, जिसकी रफ्तार, जिसका गंभीरता ज्यादा है, गंभीर अपराध किए हैं, उनके साथ मुरवत नहीं। लेकिन जिनका ट्रायल से तय होना है कि अपराध इसने कितना किया, कैसे किया, कहां किया, कब किया, तो वो सारी चीजें ट्रायल कोर्ट तय करेगी। लिहाजा उसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है। और सबको एक साथ रखने से जो न्यायिक सिद्धांत है अपराध की गंभीरता का, वो सिद्धांत प्रभावित होता है। लिहाजा हम कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, लेकिन हाँ, जो प्राइमा फेसाई हमारे पास चीजें आई हैं उसको हम ध्यान में जरूर रखते हैं। और लिहाजा हम इन दोनों लोगों को फिलहाल जब तक गवाहों की गवाहियां पूरी नहीं हो जाती हैं, जिनको सुरक्षा मिली हुई है, तब तक इनको जेल के अंदर ही रहने दिया जाए। बाकी लोग जिनका प्राइमा फेसाई अभी तक स्पष्टता, प्राइमा फेसाई का जिसका कोई मतलब नहीं, शाबाश बेटा, जिसका कोई प्राइमा फेसाई जिसके खिलाफ सबूत मिले हैं, नहीं मिले हैं, वो सारा ट्रायल कोर्ट तय करेगा। तो उन लोगों को राहत दी जा सकती है, उनके नागरिक अधिकारों का ध्यान कोर्ट ने रखा है। ठीक है, तो बड़ी खबर ये है कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, इनको जमानत नहीं मिली है। जल्दी रिलीज ऑर्डर कर देगा बेल जेल से, और गुलफिशा अपनी ज़िंदगी आगे जी पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, दो लोगों का, उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज करते हुए, कि केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। और अगर एक साल में सारे प्रोटेक्टेड विटनेस जो होते हैं, अगर वो उनका एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं हुआ, तो एक साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। एक साल से पहले नहीं कर पाएंगे वो? जी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने और भी क्या कंडीशंस लगाई हैं जब ये बेल ग्रांट करी है? उन्होंने कहा है कि 12 कंडीशन अप्लाई करी हैं, बट अभी जजमेंट पूरा बाहर नहीं आया है, तो वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है कंडीशन। It was a long struggle for rest of the accused. In fact, 5 have been granted bail and 2 of them have been given time, in fact not been granted bail. How do you react to this? What happened in the courthouse, if you could brief us? So the 5 who have been granted bail, the Supreme Court has said that their culpability, if any, is at a lower level. And for the 2 that have, Supreme Court has said that we are not commenting on their culpability. But because of the way it is structured, I think them in the fitness of things and judging the Constitution as well as the UAPA together, they have said that 1 more year to examine all protected secret witnesses, and even if they can't do that, these 2, Umar Khalid and Sharjeel Imam, can reapply for bail after 1 year. Bail, we're all very happy for them, and frankly, it is 5 years too late, and we hope that they'll be able to go on with their lives. Ultimately, 5 long years, it was a long struggle. How it went for all of you all before the courthouse, and in fact, as these 5 have been granted bail, how much big relief it is for you all? It is absolutely a relief. Custody is dehumanizing at the best of times, and these